हेलो, दिस इज सर मोहम्मद हमजा। हेलो, दिस इज सर मोहम्मद हमजा here फ्रॉम अकाउंटिंग। तो आज मैं जून 25 के पेपर 32 से क्वेश्चन 2 अटेम्प्ट करूंगा। और ये क्वेश्चन इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आईएएस पे था। और मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट लगा था। इवन मेरे जिन स्टूडेंट्स का अच्छा रिजल्ट भी आया इस पेपर में, उनको भी ये क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट लगा था। तो उस पर आई अंडरस्टैंड कि कुछ वैल्यूज ट्रिकी है कैलकुलेट करना, लेकिन ये इतना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। और कुछ तो उसने ईजी मार्क्स भी दिए हुए, तो वो तो स्टूडेंट को ऑलरेडी सिक्योर करने चाहिए। और थोड़ा सा ये कि क्वेश्चन को केयरफुली रीड करके अंडरस्टैंड करना भी इंपॉर्टेंट है। GTA PLC has prepared the draft financial statements for the year ended December 2024, which included the following. ड्राफ्ट है तो उसका लिए पब्लिश नहीं हुए। डिलीवरी वेंचर कॉस्ट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ट्रेड रिसीवेबल्स, नेट ऑफ अलाउंस फॉर इररिकवरेबल डेट्स। तो उसने पीएफडी, तो ये पीएफडी के बाद वाले या नेट ट्रेड रिसीवेबल्स है। इन्वेंट्री, ड्राफ्ट प्रॉफिट फॉर द ईयर। The following matters have not been taken into account when preparing the draft financial statement. On 4 January 2025, a customer who had owed 7,000 at 31st December 2024 was declared bankrupt. This was not expected to be recovered. तो अभी तो देखिए अकाउंट्स पब्लिश नहीं हुए, प्लस ये कि ये वैल्यू जो है वो ईयर एंड में एग्जिस्ट करती थी। और अभी अकाउंट्स पब्लिश होने से पहले इररिकवरेबल डेट हो गया। तो ये एज पर IAS 10 एडजस्टिंग इवेंट होगा। तो ये एक्सपेंस आपका प्रॉफिट को डिक्रीज कर देगा इररिकवरेबल डेट। अलाउंस फॉर इररिकवरेबल डेट शुड हैव बीन इंक्रीज फ्रॉम 5% to 6%। दिस इज न्यू वर्ड फॉर PFD। तो उसने 5% चार्ज कर दिया जबकि 6% चार्ज करना चाहिए था। तो उसका लाइक तो अलाउंस फॉर इररिकवरेबल डेट्स ने गलत चार्ज किया। एंड प्लस इररिकवरेबल डेट माइनस करने से पहले इसने अलाउंस फॉर इररिकवरेबल डेट चार्ज कर दिया। तो हमें इसमें गलत अमाउंट निकालनी होगी अलाउंस फॉर इररिकवरेबल डेट की, फिर हम उसकी करेक्ट अमाउंट भी निकालेंगे। सोल्ड एट अ मार्कअप ऑफ 50%। द इन्वेंट्री इंक्लूडेड सम डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न फ्रॉम कस्टमर्स एट देयर सेल्स वैल्यू ऑफ 7,500। These goods could only be sold for 6,600 after 1,800 is incurred for repairs. तो इसने एक तो सेलिंग प्राइस पे इन्वेंट्री को वैल्यू करके इंक्लूड कर दिया। तो हमें इसकी एनआरवी निकाल के चेक करना होगा कि जो एनआरवी है या लो, ये जो नॉर्मल सेलिंग प्राइस है उस पर से लोअर वैल्यू कौन सी है। तो उसके अकॉर्डिंग पे इन्वेंट्री पे एडजस्टमेंट हो जाएगी। तो ये आपका IS 2 टेस्ट हो रहा है। The company owns two delivery vans, Van A and Van V, which are depreciated at 20% per annum using the reducing balance method. A full year's depreciation is provided in the year of acquisition, none in the year of disposal. The value of Van A was reviewed at the year end. It had a fair value of 20,000 and value in use of 21,000. Van V was purchased on 1 July 2024. The following costs had been recorded in the delivery van account. तो ये जो नॉन करंट एसेट के नाम से अकाउंट होता है ये उसका कॉस्ट अकाउंट होता है। तो कॉस्ट ऑफ वैन भी ये सही है। इंजन अपग्रेड नॉन करंट एसेट की परफॉर्मेंस को ट्रीट किया था, उसकी कॉस्ट में ही ऐड होना चाहिए था। अब इसने 12 मंथ सर्विस भी इसमें जो एनुअल सर्विस है ये इसे इस एक्सपेंस ट्रीट करना चाहिए था। इसने इसे भी कॉस्ट में इंक्लूड कर दिया। तो हमने वैन बी की कॉस्ट ज़्यादा रिकॉर्ड कर ली जिसकी वजह से डेप्रिसिएशन ओवरस्टेट हुआ होगा। अगर आप देखें तो वैन ए का तो उसने बताया नहीं कि उसकी कॉस्ट क्या है, ना उसकी कोई नेटबुक वैल्यू दी है, ना उसका डेप्रिसिएशन का कोई डेप्रिसिएशन की कोई इन्फॉर्मेशन है। और इम्पेयरमेंट निकालने के लिए हमें नेटबुक वैल्यू और कैरिंग वैल्यू चाहिए। तो उसमें ये स्टूडेंट्स को काफ़ी ट्रिकी लगा था कि वैन ए की जो है वो कैरिंग वैल्यू और नेटबुक वैल्यू आएगी कहाँ से। तो ये भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। Another customer lost a lawsuit against GT PLC, claiming that the late of delivery goods in November 2024 had caused the customer's financial loss. The company's lawyer advised that it is probable that GT PLC would have to pay 5,200. Probable है तो ये above 50% है। तो उसे एज पर IS 38 37 एज प्रोविजन एडजस्ट किया जाएगा। तो ये एक एक्सपेंस होगा जो प्रॉफिट को डिक्रीज करेगा। अब इसकी रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। थ्योरी में लास्ट में करूंगा। Prepare statement to adjust the draft profit for the year ended December 2024 after considering the information in matters 1 to 5. Use the space provided for workings to show workings. और ये आपका 14 मार्क्स का है। तो उसकी वर्किंग्स करनी पड़ेंगी, उसके बाद ही हम प्रॉफिट पे करेक्शंस कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वर्किंग्स।
तो अभी हमने इस पे 5% अलाउंस चार्ज किया हुआ है, तो ये एक तरह से 95% होगा। तो 83,600 को अगर हम 95% से डिवाइड कर दें, तो अलाउंस से पहले वाले ट्रेड रिसीवेबल्स आ जाएंगे, और ये इंपॉर्टेंट है इसको इस क्वेश्चन के लिए। 88,000 और 88,000 और 83,600 के डिफरेंस से हमने जो गलत पीएफडी चार्ज की है वो मैंने बता दिया कि वो आ जाएगी। तो ये है 4400। हम देखें 88,000 में से पहले हम इररिकवरेबल डेट माइनस करेंगे, तो ये आ गया 81,000, और इस पे हम 6% चार्ज करेंगे, अब जो करेक्ट हमारा रेट है पीएफडी का। तो 4860 आपकी करेक्ट अलाउंस है। तो हमारा एक्सपेंस अंडरस्टेटेड था, तो अब अलाउंस की वैल्यू, एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट डिक्रीज होगा। उसके बाद हमारी डिफेक्टिव गुड्स है। तो देखिए कॉस्ट का फायदा नहीं, क्योंकि उसने नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे लिया है, वरना नॉर्मली इस सिनेरियो दिया हुआ था कि कॉस्ट उसने ली हुई है और फिर कॉस्ट तो एनआरवी का कंपैरिजन करते हैं। तो एक तो एनआरवी आएगी, और दूसरी चीज जो है वो उसका हम कंपैरिजन करेंगे इस बार नॉर्मल सेलिंग प्राइस से। तो वो 7500 है, और एनआरवी एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस 6600 है, जो आफ्टर डैमेज यानी इसकी सेलिंग प्राइस होगी, और 1800 सेलिंग कॉस्ट है रिपेयर की। तो एनआरवी इसकी 4800 है। तो उसका ना हमारी जो डिफेक्टिव गुड्स की इन्वेंट्री ओवर स्टेटेड है, तो उसके हमें ओवरऑल क्लोजिंग इन्वेंट्री में भी करेक्शन करनी पड़ेगी। और वैसे उसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी हमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या इन्वेंट्री की करेक्ट वैल्यू नहीं चाहिए। इनफैक्ट डायरेक्ट प्रॉफिट में एडजस्टमेंट करनी है, तो ये ज़्यादा मैटर करेगा कि क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू में डिक्रीज कितना आएगा। तो वो सीधा आपका 7500 माइनस 4800 हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ स्पेसिफिक वैल्यू की इन्वेंट्री में डिक्रीज आ रहा है। और इतने से ही आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री डिक्रीज होगी तो कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्रीज होगा और प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा। तो ये 2700 प्रॉफिट में से माइनस होगा। दूसरा काम ये करेंगे कि हम वैन बी का गलत डेप्रिसिएशन निकालेंगे। अब वैन बी उसने ड्यूरिंग द ईयर ली है, लेकिन उस पर उसने ऑलरेडी उसकी पॉलिसी के पूरे ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो हम पहले 50,000 का 20% निकालेंगे, देखते क्या होता है। 10,000। और करेक्ट डेप्रिसिएशन के पहला साल है, रिड्यूसिंग बैलेंस है, लेकिन पहला साल है तो कॉस्ट पे ही चार्ज होगी। तो हमें से 32 और 6 को लेना चाहिए था नॉन करंट एसेट में। तो वैन बी की जो करेक्ट कॉस्ट है वो 38,000 होगी। और फर्स्ट ईयर है तो कॉस्ट पे आपका डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, इवन रिड्यूसिंग बैलेंस से भी। तो 38,000 पे 20% हमें चार्ज करना चाहिए था, तो वो सिर्फ 7600 है। तो डेप्रिसिएशन इसका ओवर स्टेट हुआ था, अब हम डिक्रीज करेंगे, और ये मैं निकाल भी देता हूँ। डिक्रीज इन डेप्रिसिएशन वैन बी, तो ये हो जाएगा 10,000 माइनस 7600, तो ये है 2400। अब इतने से क्योंकि एक्सपेंस डिक्रीज होगा तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा, तो प्रॉफिट में अमाउंट ऐड की जाएगी। इसी तरह मैं इंक्रीज इन आईडी भी निकाल लेता हूँ। तो 4860 लेना चाहिए था, लेकिन गया वहां से 4400, 460।
ये एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो आपका प्रॉफिट डिक्रीज होगा, तो ये प्रॉफिट में से माइनस होगा। अब एक चीज हम इसीलिए कर सकते हैं, वेन ए की कॉस्ट क्या है। तो ये सर्टेन स्टेप्स करके वेन ए की नेटबुक वैल्यू आएगी, क्योंकि उसके बगैर हम उसका इम्पेयरमेंट नहीं निकाल सकते। तो और वो क्लियरली कह रहा है कि डिलीवरी वैन सिर्फ दो हैं, ए और बी। तो उसने जो टोटल कॉस्ट ली हुई वो गलत ली हुई, क्योंकि उसमें वैन बी की कॉस्ट ओवर स्टेटेड है। लेकिन हमें उस गलत, उसने वैन बी की कॉस्ट तो गलत ली है, लेकिन उसने वैन ए की कॉस्ट सही ली होगी। तो 95,000 में से ही ना, इसमें से हम वैन बी की गलत कॉस्ट माइनस करेंगे, क्योंकि इसमें वैन बी की गलत कॉस्ट इंक्लूडेड है। तो उससे वैन ए की करेक्ट कॉस्ट आ जाएगी 45,000। इसी तरह से ईयर एंड का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ है, उस पर भी इसने इसका जो गलत डेप्रिसिएशन है वो इंक्लूड किया होगा। तो ये जो 31960 है, इस पे से हम गलत डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे वैन बी का, तो वो 10,000 है। क्योंकि इसमें ये जो वैन ए और वैन बी का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कंबाइंड होगा, तो वैन बी का तो गलत होगा, इसमें वैन ए का लेके उसने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सही लिया होगा। तो वो आ गया 21960। अभी मैं डिफरेंट कलर से करूंगा, क्योंकि अब मैं निकालूंगा कैरिंग वैल्यू या नेटबुक वैल्यू वैन बी की। तो वैन, सॉरी वैन ए, माय बैड, वैन ए। तो वैन ए की जो करेक्ट कॉस्ट है वो 45,000 है, और उसका जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो 21960 है। तो मेरा अभी इसी ईयर एंड के इसका नेटबुक वैल्यू आ जाएगा, और अब मैं इसका इम्पेयरमेंट भी निकाल सकता हूँ। ये तो चेक करेंगे कि इम्पेयरमेंट होगा या नहीं। तो उसकी कैरिंग वैल्यू और नेटबुक वैल्यू ये है, और ये फेयर वैल्यू देखिए इसकी 20,000 है, वैल्यू इन यूज 21 है। तो बिगर वैल्यू उस पे से रिकवरेबल अमाउंट के तौर पे ली जाएगी। तो उस पे से हम 21,000 को एज वे रिकवरेबल अमाउंट लेंगे, और इसमें नेटबुक वैल्यू जो है वो रिकवरेबल अमाउंट से ज़्यादा है, तो 2040 का इम्पेयरमेंट चार्ज होगा। और एक चीज़ हमें इसमें और करनी है, तो हम सर्विस एक्सपेंस 6 मंथ्स का निकालेंगे। तो 12,000 एनुअल है, जुलाई से लेकर दिसंबर तक का 6 मंथ्स का होगा, तो उसका हाफ कर देंगे। तो ये जो 6,000 है ये एक्सपेंस रेट होगा। तो इंपॉर्टेंट मैंने सारी वर्किंग्स कर ली, अब प्रॉफिट में करेक्शन कर लेंगे बस। ये इनफैक्ट्स का पार्ट भी है। तो सबसे पहले इररिकवरेबल डेट कर लेते हैं। और अलाउंस बात करें तो उसका एक्सपेंस 460 से ऊपर जा रहा है, तो इतने से प्रॉफिट भी डिक्रीज हो जाएगा। और इन्वेंट्री की वैल्यू डिक्रीज हो रही है 2700 से, तो इतने से आपका प्रॉफिट भी डिक्रीज होगा। और स्टेज पे तो आप लोग को क्लियर होना चाहिए कि ऐसा क्यों होगा। और डिप तो ये 2400 ऐड होगा, क्योंकि एक्सपेंस डिक्रीज हो रहा है। और सर्विस एक्सपेंस ले लेंगे 6 मंथ्स का। इससे ऑब्वियसली प्रॉफिट डिक्रीज होगा, इम्पेयरमेंट से भी प्रॉफिट डिक्रीज होगा।
और लॉसूट का प्रोविजन बनाएंगे। तो मैंने सारी इंपॉर्टेंट वर्किंग्स कर दी है, तब करेक्टेड प्रॉफिट आ जाएगा। -7,000 -460 -2,700 +2,400 -6,000 -2,040 -5,200। तो ये हो गया 83,000। तो मेन काम तो हो गया। State the conditions of recognizing a provision in the financial statements in accordance with IAS 37। तो प्रोविजन ये कि एक तो हमें उसकी अमाउंट बताओ, प्लस एक उसकी प्रोबेबिलिटी चेक करनी होती है कि 50% से अबव है तो करेंगे, और प्लस ये कि वो पास्ट इवेंट से या उससे पास्ट इवेंट या करंट ईयर का हो या पास्ट इवेंट का हो, वो फ्यूचर का ना हो। बस ये कुछ बातें इस पे लिख देता हूँ फिर भी। बस सिंपल। In December 2024, a company made a claim against GT PLC for the infringement of patent rights relating to the goods GT PLC sold in 2024। अभी क्या ऑलरेडी हम तक कुछ जो प्रीवियस टॉपिक्स के प्रीवियस क्वेश्चंस में कवर कर चुका हूँ उस टाइप का क्वेश्चन में, कि डिविडेंड पे करना चाहिए या नहीं। तो आप लोग उन वीडियोस को रेफर कर सकते।